My dear students, Assalamu alaikum. My name is Shakil Anjum. I am your physics teacher. Today our lecture is about chapter number 4, turning effect of a force. फोर्स के बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं. पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं? सच फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लाइक पैरेलल फोर्सेस. लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस that are parallel to each other and having same direction. यहाँ पर हमने दो फोर्सेस शो किए हैं. फर्स्ट वन फोर्स इज F1, सेकंड वन इज F2. बोथ हैविंग डायरेक्शन सेम इन सेम डायरेक्शन. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस. अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस that are parallel to each other but having direction opposite to each other. यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक फोर्स F1 है, एक F2 है. पहले वाली जो फोर्स थी उसमें लाइन ऑफ एक्शन सेम था, लेकिन यहाँ पर भी लाइन ऑफ एक्शन सेम है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो इनकी क्या है? अपोजिट है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आ जाता है वो आता है टॉर्क और मूवमेंट ऑफ ए फोर्स. टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम इस तरह डिफाइन करते हैं. द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क. टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क. टॉर्क को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म इज कॉल्ड टॉर्क. Force is noted by capital F, moment arm is noted by capital L, and tau is noted by word tau. This is noted by word tau. Just note the word tau. इस तरह इसकी एक और डेफिनेशन है कि the product of force and moment arm is also called torque. आर के बाद हमारे पास आ जाता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए डोर. हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए डोर. क्या होता है हमारे पास? देखिए आप, डोर को जब हम हैंडल से मूव कराने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर हम लोग ग्रेटर फोर्स लगाते हैं. फोर्स जब ग्रेटर होगी तो डोर को हम आसानी से उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं. सिमिलरली जब हम डोर को हिंज कहते हैं कब्जे को, वहाँ से पकड़ के हम मूव कराने की कोशिश करें तो वहाँ से फोर्स कम लगेगी. फोर्स के कम होने की वजह से उसमें टर्निंग इफेक्ट भी कम प्रोड्यूस होगा. इट मीन्स टॉर्क जो है फोर्स पर डिपेंड करता है. इसके साथ साथ टॉर्क जो है वो मूवमेंट आर्म पर भी डिपेंड करता है. मूवमेंट आर्म हम कैसे फाउंड करेंगे? अगर हम किसी डोर को हैंडल से पकड़ेंगे, हिंज जो होगा कब्जा वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा. जब आप हैंडल से फोर्स लगाएंगे तो एक्सिस रोटेशन से उसका मूवमेंट आर्म जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा. जब मूवमेंट आर्म ग्रेटर होगा तो टॉर्क भी ज्यादा होगा. जब आप मूवमेंट आर्म कम होगा तो इसका मतलब है टॉर्क भी कम होगा. इट मीन के टॉर्क जो है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक फोर्स पर और एक मूवमेंट आर्म पर. दूसरा हमारे पास टॉर्क के अंदर एक और टर्म आ जाती है रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी का मतलब होता है सॉलिड बॉडी, जिसको हम ठोस जिस्म का नाम भी देते हैं. लेट्स से हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं. हमारे पास कोई ब्रिक है. ब्रिक के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो करीब करीब होते हैं, उनका डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है. रिजिड बॉडी क्या होती है? हमारे पास बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. if we apply the force on these particles, the shape of the body does not change. यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ये मैं इस साइड पर फोर्स लगाता हूँ तो इस साइड पर भी फोर्स लगा के देख सकते हैं. पार्टिकल का डिस्टेंस जो है सेम रहता है, लेकिन इसकी शेप चेंज नहीं होती. इस चीज को हम रिजिड बॉडी का नाम दे देंगे. जबकि इस मुकाबले में एक फोम ले लेता हूँ. फोम को जब कंप्रेस करूंगा या उस पर कोई फोर्स लगाऊंगा तो उसके पार्टिकल करीब करीब आ जाएंगे, उसकी शेप क्या होगी? चेंज हो जाएगी. वो बॉडी रिजिड बॉडी नहीं कहलाएगी. फिर हमारे पास एक और टर्म आ जाती है एक्सिस ऑफ रोटेशन. The particles of the body move in circles with their centers are lying on the line. These points are called axis of rotation. हम लोग एक लट्टू ले लेते हैं. लट्टू को हम ऊपर से कोई हैंडल फिक्स कर लेते हैं. उसको जमीन पर जब रखते हैं, हैंडल से जब हम फोर्स लगाएंगे तो वो एक अपने एक्सिस के गिर्द मूव कराएगा, जिसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम भी दे सकते हैं. इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं स्पैनर. आपने मैकेनिक को देखा होगा, अक्सर वो नट को लूज या टाइट करने के लिए स्पैनर यूज करते हैं. अब होता क्या है उसमें हमारे पास स्पैनर जब वो यूज करते हैं, अगर उस स्पैनर का मूवमेंट आर्म ग्रेटर होगा तो फोर्स भी ज्यादा लगेगी और वो नट को टाइट या लूज आसानी से कर सकेगा. अगर उस स्पैनर का मूवमेंट आर्म कम होगा बनिस्बत जिसका मूवमेंट आर्म ज्यादा है, उसमें फोर्स भी कम लगेगी और उसका मूवमेंट आर्म भी कम होगा और वो नट को स्पैनर मैकेनिक जो है वो स्पैनर की वजह से नट को आसानी से ओपन या लूज नहीं कर सकेगा. इसी तरह हमारे पास एक और टर्म आया है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए फोर्स. लाइन
along which a force acts is called line of action of a force। जैसे हमारे पास डोर के अंदर हिंज था, जहां पर जो था वो इसका फोर्स ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हम उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म के बारे में पहले बता चुका हूं, हम अभी इसको डिफाइन कर रहे हैं। मूवमेंट आर्म क्या होता है? The perpendicular distance between axis of rotation and line of action of a force is called moment arm। इस moment arm को हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं। यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि फैक्टर्स ऑफ टॉर्क। मैं पहले भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फैक्टर्स ऑफ टॉर्क इसका मतलब है हमारे पास दो हैं। कौन कौन से हैं? फोर्स है और एक हमारे पास क्या है? मूवमेंट आर्म है। अब इन दो फैक्टर को हम लोग डिटेल करते हुए हम इसका टॉर्क का यूनिट निकालते हैं। टॉर्क का यूनिट क्या होता है? देखेंगे, फोर्स का यूनिट है हमारे पास न्यूटन और मूवमेंट आर्म का यूनिट होता है मीटर। इट मीन के टॉर्क का यूनिट जो है वो हमारे पास है न्यूटन मीटर। अब 1 न्यूटन मीटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जब किसी बॉडी पर आप 1 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो वो 1 मीटर तक जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसको हम 1 न्यूटन मीटर का नाम देंगे। 1 न्यूटन मीटर का नाम हम क्या करेंगे? देंगे। अब यहाँ पर मैं इसको एक एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जांपल के साथ। लेट्स से मेरे पास कोई फोर्स है, फोर्स हमारे पास है 200। इसी तरह मूवमेंट आर्म जो है वो हम ले लेते हैं 15 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? इस सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से जब हम डिवाइड करेंगे तो लेंथ हमारे पास आ जाएगी 0.15 मीटर। एज वी नो इट कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। हमने इसमें क्या फाइंड करना है? टाव फाइंड करना है। टाव का फार्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे पास है कि फोर्स और मूवमेंट आर्म का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? टाव कहते हैं। टाव इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई मूवमेंट आर्म। फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 200, मूवमेंट आर्म जो आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 0.15, जिसको 15 को हमने मीटर में कन्वर्ट किया था। अब इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 30 और इसका यूनिट क्या आएगा हमारे पास? न्यूटन मीटर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको ये जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं, जिसमें पहले मैंने आपको पैरेलल फोर्सेस पढ़ाया, फिर उसके बाद लाइक पैरेलल फोर्सेस, जिसमें फोर्सेस जो है एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर अमल कर रही होती है लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम है। लेकिन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में बनिस्बत इसके उलट है, उसमें लाइन ऑफ एक्शन तो सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है फोर्सेस की ऑपोजिट है। जबकि दूसरा जो हमारे पास था टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स, उसमें टॉर्क दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक फोर्स पर और एक मूवमेंट आर्म पर। इसी तरह भी इसका यूनिट जो है वो हमारे पास क्या है? न्यूटन मीटर है। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको ये टॉपिक जो पढ़ाया है इसमें हर चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मुझसे समझ सकते हैं या पूछ सकते हैं।